तो नमस्कार दोस्तों। देखिए, यह जो चैप्टर है क्लास 6 का इतिहास चैप्टर है, छठी कक्षा का इतिहास चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है अध्याय 11 प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं विज्ञान के बारे में जानेंगे। जो अंतिम चैप्टर है, आप देखें नाम कोई भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि यह जो चैप्टर तैयार किया गया है क्लास 6 के लिए और यूपीएससी वालों के लिए और जो स्टेट सिविल सर्विस होते हैं उनके वालों के लिए, उन सभी को ध्यान में रख करके यह नोट्स तैयार किया गया है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, फिर भी आपको यह काम में देगा। इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह नोट्स बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधूरा ज्ञान वाला इंसान दो धारी तलवार की तरह होता है, जो ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले दोनों के हाथ काट देता है या दोनों को जख्म पहुंचाता है। तो अधूरे ज्ञान से थोड़ा सा दूर रहिएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिए गए हैं इंग्लिश के, जो इस चैप्टर में उपयोग किए गए हैं। यात्री का ट्रेवलर, संस्कृति का कल्चर, चित्रकला का पेंटिंग, स्तंभ का पिलर, मंदिर का टेम्पल, सत्यापत्य को बोलते हैं आर्किटेक्चर, विज्ञान को बोलते हैं साइंस, और प्राचीन को एंशियंट तथा इमारत को बिल्डिंग। ये सभी इंग्लिश वर्ड हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आज मेरा थोड़ा सा बुखार आया है, तो मेरी आवाज़ आपको उतनी क्लियर नहीं सुनाई दे सकती है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। भारत का सर्वाधिक पुराना ग्रंथ का नाम क्या है? तो वेद। वेद भारत के सबसे पुराना ग्रंथ है। आर्यों के बारे में जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो वेदों से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक। अब देखिए, वेद के बाद आता है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। ठीक। उपनिषदों को और दूसरा नाम क्या है? तो उपनिषदों को हम लोग वेदांत भी कहते हैं। बोलते हैं ना वेद वेदांत। हाँ, तो वेद मतलब वेद और वेदांत मतलब उपनिषद। ठीक। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद कुल 108 है। 108 उपनिषद है हमारे पास। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। गरुड़ पुराण बोलते हैं ना, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, बस उसी प्रकार के। और सबसे पुराना पुराण क्या है, यानी कि सबसे प्राचीन, सबसे पहले कौन सा पुराण को लिखा गया था? तो मत्स्य पुराण को सबसे पहले लिखा गया था। पुराणों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो पुराणों से हमें प्राचीन काल के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम बात करेंगे नीचे में डिटेल में इसके बारे में, इस क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। महाकाव्यों की संख्या कितनी है? तो 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। ठीक। रामायण की रचना किसने की? तो महर्षि वाल्मीकि ने रचना की थी रामायण की, प्राचीन संस्कृत भाषा में। अब यह हमारा महाभारत। तो महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेद व्यास। जो आपका महाभारत पूरा का पूरा है, यह महर्षि वेद व्यास के द्वारा प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? तो त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक इसके अंदर आते हैं। इन तीनों पिटकों को बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों की भाषा क्या थी? तो त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया है। अब आता है जातक कथा। तो जातक कथाओं में किसकी जानकारी मिलती है? तो जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की। ठीक। अगला है हमारा जैन धर्म का परिशिष्ट क्या है? परिशिष्ट पर्वन क्या है? तो परिशिष्ट पर्वन एक प्रकार का पुस्तक है जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक। अगर आप में से कोई जैन धर्म के होंगे तो आप इस बुक के बारे में जानते होंगे। यूनानी यात्री मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। यूनानी यात्री मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसने एक पुस्तक लिखी इंडिका नाम की। ठीक। ये इंडिका हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है, जो अभी भी भारत के आप जाएंगे म्यूजियम में तो पा जाएंगे इसको। चीनी यात्री हैंसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के। हैंसांग। ठीक। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी सी यू की, जो हर्षवर्धन के शासन के बारे में हमें जानकारी देती है। और बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए, ये जो हैंसांग आया था, चीन से भारत आया था पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय, और 15 साल तक रहा था, पढ़ा था। सोच सकते हैं कि उस समय का भारत कितना डेवलप था, कि विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, और आज के ज़माने में हमारे देश से लोग विदेश पढ़ने जाते हैं। तो कितना अंतर आ गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ किस काल का है? तो यह गुप्त काल में बनाया गया था। चंद्र नाम का एक राजा था, उसी ने बनाया था। क्योंकि अगर आप दिल्ली के लोह स्तंभ को देखे होंगे तो वहाँ पे एक चंद्र लिखा हुआ है।
ठीक ना। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो स्तूप बौद्ध धर्म का मंदिर की तरह होता है जिसे टीला कहा जाता है। ठीक। अगला है हमारा, सभी स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। देखिए जब स्तूप बनाया जाता है ना, जैसे सांची का स्तूप है तो बनाया जाता है, तो इनके पहले एक डिब्बा रखा जाता है नीचे। ठीक ना। उन डिब्बा में क्या होता है, उन डिब्बों में महात्मा बुद्ध या उनके शिष्यों के कोई हड्डी हो गया या फिर उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली कोई ऐसी अनमोल चीजों को रखा जाता है उस डिब्बे में। उसके बाद स्तूप का निर्माण किया जाता है। लिंगाराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगाराज मंदिर ओडिशा में स्थित है, ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक। और भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी भी है, आप जानते ही हैं। अगला है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया था? उत्तर भारत में नागर शैली, यानी कि मंदिरों को पहले बनाया जाता है घर की तरह, उसके बाद ऊपर में जो है आपका मंदिरों को देखते हैं ना, बस वही। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर होते हैं नागर शैली, और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर होते हैं वे द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली क्या होता है कि सीधे तौर पे आपका मंदिर की तरह उठ जाता है, उसमें कोई दो रोल नहीं होता है। ठीक। पहले चतुर्भुज, और उत्तर भारत के मंदिरों में क्या होता है कि पहले चतुर्भुजाकार घर बना होता है, उसके बाद शंकु आकार। और दक्षिण भारत के मंदिर क्या होते हैं कि सीधे शंकु आकार, कोई आपका चतुर्भुजाकार नहीं, सीधे शंकु आकार। समझ गए ना, ये होता है द्रविड़ शैली। अगला क्या है, प्रसिद्ध सांची का स्तूप किस मंदिर सॉरी सॉरी प्रसिद्ध सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको यूनेस्को द्वारा 1989 यानी कि 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। देखिए आज मेरा बुखार, इसलिए मैं आज थोड़ा बोलने में उतना सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। किस स्थान के मंदिरों को एक विशाल पहाड़ी को काटकर बनाया गया? किस स्थान के मंदिरों को एक विशाल पहाड़ी को काटकर बनाया गया? तो देखिए तमिलनाडु में एक मंदिर है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का समुद्र तट मंदिर, इसे जो है ना पूरे के पूरे पहाड़ को काटकर बनाया गया था। और इसे 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित भी किया जा चुका है यूनेस्को द्वारा। शून्य की खोज किसने की? तो जो शून्य आप लिखते हैं जीरो, इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। और इसके साथ ही दशमलव का भी खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। दशमलव पद्धति की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। दशमलव जिसे आप डेसिमल बोलते हैं या फिर पॉइंट बोलते हैं या फिर बिंदु बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने सूर्य एवं चंद्रमा की गति का पता लगाया था? तो वराहमिहिर ने पता लगाया था। जब कोपरनिकस थे ना, कोपरनिकस जो है, उनसे पहले ही इन्होंने सौरमंडल के बारे में उनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर ली। लेकिन हमारे भारतीय क्या है कि इनको दस्तावेज नहीं होते थे इनके पास। हमारे दार्शनिक थे लेकिन दस्तावेज नहीं होते थे, जिनके कारण इन्हें विश्व व्याख्यात ख्याति इन्हें नहीं मिल पाया। ठीक ना। लेकिन हम भारतीयों को कम मत समझिएगा, अपने आप में हमें जो है जगाना है। हम भारतीय, नेपाली, पाकिस्तानी, ये सभी अपने आप में एक प्राचीन भारतीय हैं, और इनके अंदर जो है ना, इनके अंदर भी काफ़ी काबिलियत होती है। तो कम मत समझिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, खुद को कम नहीं समझना है। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक किन्हें कहा जाता है? देखिए जब भी ने चाहे शल्य चिकित्सा का नाम नहीं सुना था, तब हमारे से महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की खोज की, इसलिए इसे भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, जो सर्जरी कराते हैं ना, बस उसे ही शल्य चिकित्सा कहा जाता है। तो महर्षि सुश्रुत के बारे में मैं आपको एक विस्तार से वीडियो दूंगा कुछ दिनों के बाद। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे होना चाहिए था कि दिल्ली स्थित, दिल्ली के समीप महरौली में लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो लौह स्तंभ की ऊंचाई 7.2 मीटर है। लौह स्तंभ आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक ना। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, चलिए माफ़ी भी मांग लिया आपसे। चरक संहिता की रचना किसने की? तो चरक संहिता महर्षि चरक, महर्षि एक चरक थे जो कनिष्क के दरबार में थे, यानी कि कनिष्क के राजवैद्य हुआ करते थे महर्षि चरक, उन्हें ही चरक संहिता की रचना की है। जब विश्व ने मतलब उतना डेवलप नहीं किया था, तब हमारे राजाओं के कारण बहुत सारे डेवलपिंग हो चुके थे, लेकिन उन्हें आज विस्तार नहीं मिल पाया है। अब देखिए हमारे थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइप। पुराणों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का ही मैंने बताया था ना कि पुराणों से हमें राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो किन किन राजाओं के बारे में? मुख्यतः नंद वंश के बारे में मिलता है, मौर्य वंश के बारे में मिलता है, कुषाण वंश, सातवाहन वंश और शुंग वंश, इनके बारे में मुख्य रूप से पुराणों में जानकारी मिलती है। ठीक ना। अगला है हमारा, दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए दिल्ली के जो महरौली लौह स्तंभ है, इसकी मैंने 4 विशेषताएं बताई। पहला, यह गुप्त काल का है। दूसरा, यह अभी तक जंग नहीं लगा है। तीसरा, इसकी ऊंचाई, वजन जो है 3 टन यानी कि 3000 किलो है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है। तो आप लिख सकते हैं कोई भी दो।
अब हमारा स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनेक स्थानों में पाए जाने वाले स्तूपों को बताएं। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। क्या होता है? टीला। और अनेक स्तूपों में मतलब किसी भी स्तूप को देखिए, कहीं का भी स्थान में स्तूप हो, उनमें एक समानता क्या पाई जाती है कि सभी स्तूपों के अंदर जो है ना एक डिब्बा रखा होता है। सभी स्तूपों को बनाते वक्त एक डिब्बा रखा जाता है। उन डिब्बों में महात्मा बुद्ध या उनके शिष्यों की जो है हड्डी को रखा जाता है, और हड्डी नहीं मिला तो उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कोई अनमोल चीज़ों को उसके डिब्बे के अंदर रखा जाता है, उसके बाद ही स्तूप बनाया जाता है। ठीक, तो ये समानता होती है सभी स्तूपों में। और ये स्तूप जो है बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। प्राचीन गणितज्ञों द्वारा रचित दो पुस्तकों के नाम लिखें। तो पहला है आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टयम, और बोधायन द्वारा रचित बोधायन सूर्य सूत्र। ठीक, ये दो जो है प्राचीन ग्रंथ हैं। अगला है हमारा, प्राचीन काल में उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में कौन सी शैली से मंदिर बनाए जाते थे? तो देखिए, प्राचीन काल में जो है ना अभी भी बनाए जाते हैं इसी शैली से। तो इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर भारत में द्रव नागर शैली। क्या उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे वे नागर शैली, उत्तर भारत नागर शैली, दक्षिण भारत द्रविड़ शैली। ये शैली क्या होता है? नागर शैली। नागर शैली में क्या होता है कि ये फोटो देख रहे हैं आप, मैं फोटो दे रहा हूँ, ये फोटो देखिए, ये हो गया नागर शैली। यानी कि है आपका कि पहले चतुर्भुजाकार भवन है, उसके ऊपर एक शंकुआकार भवन है, ये हो गया नागर शैली जो उत्तर भारत में बनाया जाता था, उत्तर भारत के राज्यों में। और दक्षिण भारत के राज्यों में किस प्रकार बनाया जाता था? केवल और केवल शंकुआकार, बस इसी प्रकार का, इसी प्रकार का फोटो जो देख रहे हैं, बस इसी प्रकार का पूरा होता था। एकात्मक मंदिरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो देखिए, एकात्मक मंदिर जो है तमिलनाडु के महाबलीपुरम के समुद्र तट मंदिर को एकात्मक मंदिर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केवल का पूरा मंदिर जो है एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। पहाड़ी को काटकर मंदिर बनाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना? और वो भी बिना टेक्नोलॉजी के। उस जमाने में टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी। यह मैं बात कर रहा हूँ आपको लगभग 400-500 ईस्वी, 400-500 ईस्वी की, जब पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने इस मंदिर को बनवाया था अपनी प्रजा और विशाल मजदूरों की सहायता से, पूरे के पूरे चट्टान को काटकर। इसे यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अगला है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य में हुए विकास की चर्चा कीजिए। तो प्राचीन, अब आप खुद पढ़िए दोस्त, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, काफ़ी बुखार है आज। देखिए, प्राचीन काल से ही भारत एवं, अब पढ़िए देखिए, और नहीं पढ़ पाऊंगा और मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दूंगा। और यह अंतिम क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में राजा मंदिरों के निर्माण में राजा की भूमिका क्या रही होगी? यानी कि प्राचीन काल में जो मंदिर बनाए जाते थे उसमें राजा की भूमिका क्या होती थी? तो बताइए कि राजा एक विशाल प्रकार के विशाल समूह का चयन करते थे, शिल्पकार, सभी प्रकार के कुशल श्रमिक, और उनसे मिलकर जो है मंदिर का निर्माण किया जाता था। और उन मजदूरों को श्रमिक के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता था, उनको वेतन भत्ते दिए जाते थे। इसे विस्तार से आपको लिखना है। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने देश को आगे बढ़ाइए, खुद भी आगे बढ़िए। बाय बाय। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।